ओके है। तो आज मॉडर्न फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्या स्टार्ट बातें नहीं तो लिखेगा बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाहर मत जाना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शॉर्टकट में TEE कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? TEE। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आइंस्टाइन ने इस पे बातें बताई हैं और आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही नोबेल प्राइज दिया गया था। और जिस बात के लिए, जिस इक्वेशन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था वो हम लोग देखेंगे इसी में ही। सबसे पहली बात तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये एक सरफेस फेनोमेनन है, मतलब मेटल की सरफेस पर होने वाली एक घटना है। ये मेटल की सरफेस पर होता है, ये प्लास्टिक के प्लेट पर नहीं होगा, लकड़ी के प्लेट पर नहीं होगा, ये मेटल की सरफेस पर होने वाली घटना है। इट इज अ सरफेस फेनोमेनन। यहां पर ये कहा गया है कि जब सफिशिएंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की लाइट, व्हेन, देखो बेटा, व्हेन sufficient wavelength and frequency of light, when sufficient wavelength and frequency of light and frequency of light incident on metallic surface, then electrons present on the surface eject, निगल जाते हैं। जो सरफेस पर मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? निगल जाते हैं। दिस इवेंट इज कॉल्ड, इसी घटना को बेटा, दिस इवेंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी इवेंट को बेटा हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आराम से मेरी बात समझना, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि देखिए ये मेटल का सरफेस है, मान लीजिए दिस इज अ मेटेलिक सरफेस। इस पर लाइट हम गिराते हैं बच्चों, जैसी लाइट गिरता है मेटल की सरफेस पर, तो मेटल की सरफेस पर जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बैठ जाओ, हम जानते हैं ना कि मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। आओ बैठो, जल्दी बैठो, सब बहुत धूप सेकने जाता है। आओ आओ आओ, और कोई है? दो तीन और हैं, आओ आओ। तुम्हारे साथ और नहीं है पीछे? अरे सब धूप सेक रहे थे, सब लेटे हुए धूप में एकदम शानदार तरीके से बैठ गए। अजय सिसोदिया भी धूप सेक रहा था। अरे जादू, तभी तुम्हें एनर्जी मिलेगी। अच्छा आओ, देखो बेटा देखो, चलो कोई नहीं, ध्यान दो,
पढ़ना लिखना तो चलता ही रहता है, थोड़ी देर क्लास छूट गया तो क्या हो गया, है कि नहीं। देखिए मेटल की सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, जब लाइट अभी आ रहा है, आओ अरे लेट तो लगी नहीं भाई, लाहौल वाला कुब्बत हो गया। बेटा टेढ़ा नहीं हो गया आया मैं ना, मैं एक कैमरामैन भी सही वाला हूँ मैं। देखो लाहौल वाला कुब्बत, उन्होंने लाइन कहाँ खिंचवाई और लाइन कौन सी है, देखना इधर वाली लाइन नज़र आ रही है क्या, ये वाली नहीं दिख रही है, ये दिखा रहे हैं, हाँ बस ठीक है। चलो बेटा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो समझ में आया कि जब सफिशिएंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटेलिक सरफेस पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पर मौजूद है वो बाहर निकल जाते हैं, इजेक्ट। दिस इवेंट इज कॉल्ड पीडब्ल्यूई। पीडब्ल्यूई का फुल फॉर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। देखिए मेटल की सरफेस पर ये इलेक्ट्रॉन गिर रहा, लाइट गिर रहा बेटा, सरफेस पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन ये लाइट एनर्जी देगा और एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता तो उसे क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस घटना को क्या बोलते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल कहानी है, इसे लिख लिया, मिटा दूं। देखिए शांत शांत बच्चों, शांत। हो गया बेटा, मिटा दें। चलो देखो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहली बात ये सुनिए कि अब ये सवाल उठता है कि मेटल की सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलता क्यों है ना बेटा। लाइट गिराने पर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मेटल की सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाते हैं। इसी घटना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कैसे निकलता है, क्या कहानी होती है, ये जो कहानी है पूरा धीरे धीरे आप एक्सप्लेन मैं करता जाऊँगा, आप समझते जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये माना गया कि लाइट में बेटा पैकेट ऑफ एनर्जी होती है जिसे हम बोलते हैं फोटॉन। सबने सुना हुआ भी है कि लाइट में बहुत सारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटॉन। तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी which are called photons. Light consists of packets of energy which are called photons. Full stop। उसी लाइन में photons moving with speed equal to speed of light. Photons moving with speed equal to speed of light। यानी जो फोटॉन्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से चल रहे हैं। ठीक है बेटा। दूसरी बात, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा आसान भी पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। दूसरी बात बेटा, अगर आपसे कहेगा एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, बताओ बच्चा एक फोटॉन की एनर्जी कितना होगा, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। हाँ तो देखो ईमानदारी से, एक फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, या फिर क्या होता है, हाँ एक फोटॉन की एनर्जी होगा एच सी बाई लैम्डा। रुक जाओ, पहले सुन लो, एच का मतलब क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है, हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.625
26 मान लो इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल इंटू सेकेंड आ जाएगा ना, जूल इंटू सेकेंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इधर जाएगा पर सेकेंड, ऊपर जाएगा सेकेंड। देखो बेटा 6.63 भी बोलते हैं, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। सुनो पहले, अच्छा बार बार मुझे ना h इंटू सी की जरूरत पड़ेगी, h इंटू सी, क्योंकि जैसे वेवलेंथ दे देगा लाइट का, बोलेगा एक फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करो, तो h इंटू सी आप याद रखो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। रुक जाओ पहले ध्यान से, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा यूनिट ऑफ एनर्जी है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। या फिर Hc की वैल्यू आप ऐसे याद रख सकते हो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, या तो 420 कर लो या 400, टेंशन नहीं लेना है, जनरली ये यूज होगा। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10। अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में देगा तो उस केस में 12400 12400 कर लेना। तो इससे क्या होगा, वेवलेंथ दिया जाएगा, Hc की वैल्यू आपके पास है, तो हम एक फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे। आई बात समझ में? पहुंचो। भाई बातें नहीं, किसकी? हाँ यूनिट बताओ, जूल होगा ना फिर। मैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता रहा हूँ ना, अक्सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बातें होती हैं, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज़्यादातर बातें होंगी इसमें, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में याद रखना ही है आपको। बातें ना करो बच्चों। और गतांश नहीं आया, नमन कुमार सिंह, नमन प्रताप सिंह 9 तारीख को आएगा। अच्छा क्यों क्यों? अच्छा बाहर गया है, घर गया, उसका घर आगरा में नहीं है? अच्छा शांत रहो। अच्छा वो घर गया है, घर यहाँ से बाहर है क्या उसका, आगरा से? हाथरस, हाथरस में मतलब 800 किलोमीटर नहीं, 1000 किलोमीटर तो पड़ेगा ही पड़ेगा एटलीस्ट। हाथरस 1000 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। अच्छा अच्छा, मिटा दे बेटा, मिटाएं। थर्ड पॉइंट, देखिए बातें नहीं, देखिए थर्ड पॉइंट सुनो बच्चों। थर्ड पॉइंट इसमें यहाँ पर बेटा लाइट की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, जिसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। जिसे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, एकदम आराम से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, आराम से सुनना बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, शांत, लाइट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, लाइट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। मैं बोल रहा हूँ वरना बाहर भगाऊंगा बेटा, नहीं पढ़ना है, चले जाओ बाहर बिल्कुल आराम से। देखिए
लाइट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। मतलब कहने का मतलब ये होता है बच्चों, अगर मुझसे कहता है लाइट की एनर्जी, मान लो बोलूँ कि लाइट में ना 1000 फोटोन है, एक फोटोन की एनर्जी सभी फोटोन की, अगर वेवलेंथ सेम है तो हर फोटोन की एनर्जी सेम होती है। एक फोटोन की एनर्जी अगर मालूम है और जितने फोटोन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल लाइट की एनर्जी पता चल जाएगी। जैसे एक फोटोन, मान लीजिए n फोटोन है तो n इंटू एच सी बाई लैम्डा करेंगे या n इंटू एच न्यू करेंगे, या कहने का मतलब है n इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन करेंगे तो वी हैव द एनर्जी ऑफ लाइट। जैसे देखो बच्चों, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर लाइट की एनर्जी पूछे तो फोटोन की एनर्जी मालूम है, उसमें नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे ये 1 जूल है, अब मैंने बोलूँ 1000 फोटोन है तो 1000 इंटू 1 1000 जूल हो जाएगा लाइट की एनर्जी। इसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहता है एक बल्ब है जो कि मान लो कि इससे 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट निकलती है, जो वेवलेंथ है वो 500 नैनोमीटर की है, मोनोक्रोमेटिक, और बोले कि 100 वाट का बल्ब है, तो अगर बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ एमिटेड, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, एमिटेड इन 1 सेकेंड। बेटा बात नहीं करो यार, जाना है बाहर, चले जाओ ना, रोका किसने भाई, क्लासमेट है तो आराम से पढ़ो। यहाँ पर हम बोलेंगे अच्छा 1 सेकेंड में, तो पहले पावर देखेंगे, 100 वाट है यानी 100 जूल, 1 सेकेंड में 100 जूल निकल रहा है एनर्जी, इन 1 सेकेंड 100 जूल ऑफ एनर्जी एमिटेड। हम जानते हैं कि लाइट की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मतलब बोलेंगे लाइट की एनर्जी 100 जूल है। अच्छा भाई, तो माना कि एक फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा है, तो n फोटोन की एनर्जी एन एच सी बाई लैम्डा। हमें 1 सेकेंड में बात करनी है, 1 सेकेंड में एनर्जी, तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ फोटोन वही निकालना है 1 सेकेंड में। तो मैं n की वैल्यू लिखूंगा, n बराबर होगा, ये नीचे ऊपर जाएगा तो लैम्डा अपॉन एच सी इंटू 100 जूल। ध्यान देना बच्चों, अब ये सॉल्व करेंगे तो देखिए n इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ पर बेटा लैम्डा 500 नैनोमीटर, तो 500 नैनोमीटर, यूनिट का खास ख्याल रखना है। एच सी की वैल्यू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और ये वाला जो है वो 100 जूल है, 100 जूल। नैनोमीटर कैंसिल आउट हो गया बेटा, n बराबर आएगा 500 इंटू 100 जूल, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब जूल से जूल ऊपर नीचे कट जाएगा एंड वी हैव द आंसर। आया समझ में? क्या बेटा कुछ देख लिया क्या, डर गए, सहम गए, भूत वूत देख लिया क्या? घबराना नहीं, सब अच्छा होगा, ऊपर वाले पे भरोसा रखो बस। हो गया बेटा? कोई बातें नहीं करो यार, सब व्यर्थ है, पता है तुम लोग को, कुछ नहीं है, सब मोह माया है सब। लिख पड़े।
तुम ले कर जरा पटक के लाना जिसको, एक बार और पटक दो यार, पता नहीं क्यों बोर्ड गंदा लग रहा है। ये बोर्ड ही गंदा है, सही से साफ़ नहीं करते लोग। थैंक यू। मिटा दिया जाए। देखिए ध्यान से सुनिए, देखो भाई बातें नहीं करो। यहां पर बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चौथी बात मुंडी ऊपर। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो बेटा अगर मुझसे कहता है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटोन बहुत आराम से, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटोन बहुत आराम से कैसे लिखना है ये सुनो। देखिए इसको आप डी ब्रोगली के तरीके से लिखेंगे। मोमेंटम बराबर होता है h बाई लैम्डा, मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा। एक तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, या फिर आप c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और hc बाई लैम्डा होता है फोटोन की एनर्जी, तो फोटोन की एनर्जी अपॉन c। इस तरह से वी हैव लीनियर मोमेंटम ऑफ द फोटोन। रुकना बेटा, मैं कुछ और बात भी बता रहा हूँ। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी में स्पीड ऑफ लाइट का डिवाइड करते हैं, तो वी हैव द मोमेंटम। जैसे कुछ लोग को लगता है ना कि सर को पता ही नहीं पड़ रहा है ना। कोई बात नहीं दोस्त, हमें पता तो सब पड़ता है, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं हैं क्योंकि हमारा ध्यान केवल पढ़ाने में लगा हुआ। ध्यान दो इधर। यहाँ पर बेटा इस चीज़ को आप समझिए बहुत ध्यान से। पांचवी बात बेटा कि अगर आपसे पूछता है कि सर फोटोन का मास, तो देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा। फोटोन का मास, फोटोन का मास क्या होता है, तो रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज जीरो। फोटोन का रेस्ट मास, व्हाट इज मीन बाय रेस्ट मास। जैसे ये चौक है बेटा, ये मान लीजिए इसका मास है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम इज कॉल्ड रेस्ट मास। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं हम लोग आसपास, हमारे पास जो आसपास हैं सराउंडिंग में, वो सब रेस्ट मास हैं। इसमें मास है, इसमें मास है, इसमें मास है, चौक में मास है, मेरे में मास है, ये सब इनको कहते हैं रेस्ट मास। बिकॉज रेस्ट मास क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो स्पीड हो सकती है वो बहुत होगा, तो 3000 किलोमीटर पर आवर होगा। चलो बहुत बढ़िया, तुमने हवाई जहाज बना लिया, 5000 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन लाइट की स्पीड के कंपेरेबल तो नहीं ना हो पाएगा। लाइट की स्पीड के रिस्पेक्ट में आपकी जो भी स्पीड है वो सब नेग्लिजिबल है। लाइट के स्पीड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये सब स्पीड जीरो है। रेस्ट कहते हैं इसको, कि रेस्ट में भाई। तो यहाँ पर बेटा ये जो हम बोलते हैं कि रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज जीरो, तो क्यों बोलते हैं उस रीजन पर मैं आ रहा हूँ। पहले बताओ आसपास सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स, इनके मास को क्या बोलेंगे, रेस्ट मास। ये क्या है, रेस्ट मास। इसमें जो भी मास है उसे क्या बोलेंगे बेटा, रेस्ट मास। क्यों बोलेंगे, समझ में आ रहा है रेस्ट मास। शिवप्रिया बोलेगी क्यों बोलते हैं इसको रेस्ट मास। अब देखिए, अब देखिए। हाँ बेटा बोलो बोलो। वो एक्चुअली ये चली गई थी, सोचते सोचते ट्रांस में चली गई थी, ट्रांस में पहुंच गई थी। बेटा आप कौन से मेडिकल कॉलेज में थे, आप किसी मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए थे ना, नहीं पहुंचे थे, अच्छा कहीं और पहुंच गए थे, अच्छी बात है बेटा। और कोई बता सकता है, देखो ये भैया बताएंगे, ये लेटे लेटे यहाँ से कहीं और पहुंच गया। भैया रेस्ट मास इसको क्यों बोलते हैं, तबे तो ठीक है दोस्त, आंखें तुम्हारी कुछ और बोल रही हैं। क्या हुआ, घर वालों ने पीटा है क्या, रोके आए हो क्या, रोके आए हो क्या हुआ। नहीं कभी वो बता, पापा सुबह से उठे कूट दिए सुबह कि आज मुझे पीटने का मन कर रहा था, तू दिख गया तो तेरी सुताई लग गई आज। और बेचारा भाग भाग के रोते हुए भागते आया कि भाई बचा लो कोई है। खैर सुनिए बेटा ध्यान से, रेस्ट मास क्यों बोलते हैं ये मैंने अभी बताया, लेकिन मुझे मालूम है कि आप एक बार में सुनाई नहीं देता है ना, 2-3 बार बोलना पड़ता है तब जाके आपके कान खड़कते हैं कि अच्छा कुछ बोला जा रहा है।
वैसे कोई भी अपनी तरफ से कुछ अटैम्प्ट लेगा कि क्यों इस चौक के मास को रेस्ट मास कहा जा रहा है? अच्छा रुक जाओ, तुम्हारा पड़ोसी देखो, वो देख बताएगा, बोलो। सर क्योंकि इसकी जो स्पीड है ना, मतलब इसकी जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वो लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल है, इसीलिए इसे बोलते हैं रेस्ट मास। क्या बात है यार, शानदार। हाँ, कुछ तू भी ऐसा कर कि वो भी तेरा पेट थपथपाए। हाँ भाई सुनिए, क्लियर हो गया बेटा? अब क्या होता है, आइंस्टीन ने कहा था अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, आइंस्टीन जिन्होंने अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में दिया था, यानी आज से 115 साल पहले 1905 में दिया था। बहुत मज़े की बात बता रहा हूँ बेटा, कहते मॉडर्न फिजिक्स है लेकिन ये कमबख्त 100-150 साल पुराना है। कहते मॉडर्न फिजिक्स है लेकिन ये खुद में 100-150 साल पुराना है। तो आप ये मत सोचिएगा मॉडर्न फिजिक्स पिछले 6 महीना पहले ही आया था, ठीक है? कहते मॉडर्न है लेकिन है क्या, 100-150 साल पुराना। अब मुंडी पर करिएगा, मेरी बात सुनिए। तो 1905 में जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी, आइंस्टीन ने दिया था, तो उस समय जो उनके साथ में कलीग जो साइंटिस्ट होते हैं, समकक्ष जिसको बोलते हैं, उन साइंटिस्ट को ये बात ही नहीं समझ कि क्या कह रहे हैं आइंस्टीन साहब। तो उस समय क्या होता था, सेमिनार लगाया जाता था कि आइंस्टीन वहाँ जाके अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो उन्होंने बताया वो बताएंगे सबको। फिर सब जगह चूँकि उनकी जो लैंग्वेज थी वो क्लियर ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि क्या थिंकिंग लेवल लिख के उन्होंने लिखा था, आराम से आराम से देखिए बेटा। अरे तुमको देख के डर के मारे भाग जाएगा बेटा, तुमको देख के भाग जाएगा वो लोग, ठीक है? वो परेशान मत हो, तुमसे बहुत डरता है। उन लोगों को बचाने के लिए लगाया गया था, अब वो टूट चुका है। शांत, अब तो बस वो तुम लोग को देखेगा और जगह ही छोड़ देगा बेचारा। खैर, शांत शांत बेटा, शांत। बोल लूँ? देखिए, तो क्या हुआ बेटा कि आइंस्टीन जो है जगह जगह सेमिनार करते थे, बुलाया जाता कि भाई क्या तुम किए हो यार, स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी बताओ। तो बार बार वो जाते थे, तो जिस कार का ड्राइवर उन्हें लेके जाता था, वो ड्राइवर जाता था और सेमिनार में साइड में खड़े होकर के सुनता था साहब क्या बोल रहे हैं। और उसको रटा गया, इतनी बार बोलना पड़ा आइंस्टाइन को वो बातें कि कई दिनों तक वो बोलते रहे, तो उस ड्राइवर को पूरी बात रट गई कि अच्छा ये ऐसे ऐसे कहते हैं। तो ये बहुत फेमस स्टोरी है कि एक बार क्या हुआ कि आइंस्टाइन जा रहे थे किसी सेमिनार को अटेंड करने, वहाँ पर भी इन्हें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे लोगों को बताना था। तो ड्राइवर बोला साहब आप बहुत थके हुए हैं, एक काम करो मैं ही बोल देता हूँ। बोला अरे तुम कैसे? बोला हम घर पे प्रैक्टिस करके आए, टेंशन ना लो। अब बोला अच्छा जाओ तुम ही बोल दो। और वो आइंस्टाइन की जो भी बातें वो डेली जो आइंस्टाइन बोलते थे वही बात उसने आज सेमिनार में जाकर ड्राइवर बोल के आ गया। जैसे ही ड्राइवर ने बोला तो सब ने सोचा यही आइंस्टाइन है ना? मतलब एक ही बात को पता नहीं कितनी बार बोला गया होगा, 1000 10 बार तो 10,000 बार ज़रूर बोला गया होगा, कई जगह मेनी टाइम। जर्मनी के रहने वाले थे आइंस्टाइन। एक बार जब इजराइल की स्थापना हो रही थी तो अमेरिका ने बोला था आइंस्टाइन को कि आप एक बन जाओ राष्ट्रपति इजराइल के, मज़े करोगे, मस्त रहोगे, ठीक है? क्योंकि तुम भी यहूदी हो, वो भी यहूदियों का पूरा देश बचा जा रहा है। ले बोला नहीं हम तो अपना जर्मनी ठीक है, बढ़िया शानदार जगह, टेंशन ना लो। तो खैर, तो आइंस्टाइन जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था 1905 में। उसमें उन्होंने कहा था अगर मास, सोचो बर्न यूनिवर्सिटी के ये लैब इंचार्ज हुआ करते थे, प्रोफेसर भी नहीं, लैब इंस्ट्रक्टर। क्या आप कभी लैब में जाते हो ना तो आपको बताता है भाई ये मशीन पे ऐसे काम होता है, ये मशीन पे। उस लैब इंस्ट्रक्टर को ज़्यादा काम तो होता नहीं है, प्रैक्टिकल करने आते हैं लोग, उसको समझाता है, फिर चले गए तो बैठे रहो दिन भर। तो बर्न यूनिवर्सिटी है बर्लिन में, तो बर्न यूनिवर्सिटी के अंदर वो अपना टेबल पे बैठ के आइंस्टाइन ने और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिख डाला। तो सोचिए क्या थिंकिंग लेवल होगा, क्या आईक्यू उनका लेवल होगा दिमाग का। उसमें उन्होंने बताया था कि यदि कोई रेस्ट मास जैसे कोई बॉडी हमारे आसपास, अगर इसको मैं लाइट की स्पीड से चला दूं या लाइट की स्पीड के तुलनात्मक स्पीड हो, कंपेरेबल स्पीड, जैसे इसमें स्पीड हो जाए c/3 c/4 ऐसे, तो इस मास का क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि जो मास होगा वो वेरी हो जाएगा और जो नया मास होगा वो ये होगा m बराबर m0/√1 - v² होगा। ये बोला कि मास बढ़ जाएगा। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर ये स्पीड
छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे बोलूँ 1 ग्राम का चौक है, ऐसे मैंने फेंका तो पता चला 2 ग्राम का चौक बन गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा होता है क्या? अब प्रथम साल को मैं एक चौक मारता हूँ तो पता चला ये चौक फेंका था, बड़ा सा पत्थर लग गया। बोला सर आपने फेंका था चौक, क्या तुमसे पत्थर लग रहा है? ऐसा थोड़ी ना होता है। होता है क्या? बोला हो सकता है, हो सकता है। इसको अगर मैं इतनी तेज फेंकूँ कि इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो जाए, फिर देखो ये जो लगेगा 10 ग्राम का पत्थर 100 किलोग्राम का बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पीड बढ़ने से मास बढ़ता है। बात समझ में आ रही बच्चों? अगर यहाँ पे v की स्पीड c के इक्वल हो जाए, मतलब पार्टिकल या बॉडी में जो स्पीड है वो किसके इक्वल हो जाए? c के इक्वल। तो यहाँ c लिखोगे, c² कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, और 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, और m0/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। यानी सोचो मास हो जाएगा इनफाइनाइट मास। सोच रहे हो इनफाइनाइट मास, कैन यू इमेजिन कि एक मक्खी उड़ते उड़ते स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगी तो अर्थ से टकराएगी, तो मक्खी को कुछ नहीं, अर्थ पता नहीं कहाँ बच जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट मास। एक मक्खी आई और आगरा में वहाँ ISBT से टकरा गई, अब आई और c की स्पीड चलते टकरा गई, तो अर्थ अपनी ऑर्बिट छोड़ देगा। पहले तो इतनी दूर जाएगा वो, इतनी दूर जाएगा कम वक्त कि इसको कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट मास आके टकराएगी। या ये हो सकता है कि मक्खी टकराई c की स्पीड चलते हुए, अब पता चला आर पार छेद हो गया, इधर से उधर में टनल बन गया। झाँक के देख रहे हैं, अरे साउथ पोल दिख रहा है सर, हम लोग नॉर्थ में हम लोग साउथ पोल देख पा रहे हैं सर। अच्छा देखो सर साउथ पोल क्या है, कैसा है, सब समझ में आ रहा है सर। तो ये खेल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर बेटा ये होता है कि m इन्फिनिटी हो जाती है। अब आप सोचो, ये एक फोटोन है, फोटोन की स्पीड कितनी होती है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो सोचो अगर इसमें m0 की कुछ वैल्यू होती, अगर आप इसका रेस्ट मास कुछ मानते, तो इसकी स्पीड ऐसी, तो इसका मास इनफाइनाइट हो जाता कि नहीं होता? जो कि नेवर पॉसिबल। धूप में फोटोन आ रहा है, धूप पहली बार अगर धरती पर गिरता है तो धरती के चलनी बन जाते हैं। धरती के क्या बन जाते हैं? चलनी। क्योंकि इनफाइनाइट मास के फोटोन आते धाड़ धाड़, जैसे बॉम्ब गिरता है ना, धाड़ धाड़ बॉम्ब आता है, यहाँ से वहाँ आर पार, साउथ पोल नॉर्थ पोल सब आर पार हो जाता है, बहुत सारे टनल। नहीं समझ में आ रहा है? इसीलिए बेटा यहाँ पर फोटोन का रेस्ट मास ही डिफाइन नहीं किया गया, यानी बोला 0 है भाई, नॉट डिफाइंड। 0 सीधा बोलते, क्या बोलते बेटा? 0। तो फिर ये हुआ कि चलो भाई फोटोन का स्पीड c है, अगर कोई रेस्ट मास होता तो वो मास बढ़ के इनफाइनाइट हो जाता। बोला है ही नहीं, 0 है, स्पीड चाहे कुछ भी कर लो, मास 0 है तो 0 है। अब यहाँ पर चलो भाई ठीक है, रेस्ट मास ही 0, इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया कि वाई रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज 0? तो हम बोलते हैं कि इफ फोटोन हैविंग सम रेस्ट मास, देन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास बिकम्स इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी हो जाता? क्योंकि इसकी स्पीड c के बराबर है। इस फॉर्मूले से इन्फिनिटी आ जाती, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फोटोन का मास इनफाइनाइट होगा तो पता है ना क्या हो जाएगा, जो कि है नहीं प्रैक्टिकली। इसलिए हम बोलते हैं कि फोटोन का रेस्ट मास ही नहीं होता है। किसी में रेस्ट मास है तभी ये वैलिड होता है, रेस्ट मास है ही नहीं तो वैलिड ही नहीं होगा इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर सवाल उठता है कि फोटोन का मास को डिफाइन करना पड़ेगा सर। अरे अभी आप बोले रेस्ट मास 0, फिर डिफाइन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि फोटोन जब किसी वॉल पे गिरता है, किसी सरफेस पे गिरता है, तो फोटोन फोर्स एक्सर्ट करता है। और ये आइंस्टाइन ने एक आईने को टांग दिया और उस आईने पे लाइट गिराया, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ, जिसकी वजह से आईना थोड़ा खिसक गया। आईना हल्का सा स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल से डेविएट हुआ। सोचो एक रस्सी से मैंने एक मिरर टांग दिया, रस्सी से मिरर टांग दिया और मिरर पर लाइट गिराते, लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो मिरर हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गई। तो बोला यार ये तो फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स लगा रहा है तो मोमेंटम में चेंज होगा, और मोमेंटम है तो मास होगा। तो बोला एक काम करो, आइंस्टाइन ने बोला एक काम करो, इसका मास डिफाइन करना है तो इसका मास फिर E बराबर mc² से डिफाइन करो। E बराबर mc² से फोटोन की एनर्जी मालूम है? हाँ मालूम है। स्पीड ऑफ लाइट मालूम है? पहले से मालूम है। तो फोटोन का मास, कॉरेस्पॉन्डिंग मास, तो m बराबर होगा E/c²। इस तरह से हम फोटोन का मास कैलकुलेट करते हैं। तो E बराबर mc² से फोटोन की एनर्जी E लिख देते हैं, c मालूम है तो फोटोन का मास कैलकुलेट कर लेते हैं। बोलो बच्चों समझ में आया? पहले एक काम करो, यहाँ तक लिखो, 5th पॉइंट अभी मत लिखना, पहले मैं लिखवाऊंगा। 4th पॉइंट आप पूरा लिख लो, 4th पॉइंट आप पूरा लिख लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बातें नहीं।
बेटा कुछ लोग ना इतना आराम से बात कर लेते हैं ना, उन्हें लगता है सर को पता ही नहीं पड़ रहा है। थोड़ी हंसी ठिठोली भी हो जाती है 4-5 लोगों के बीच में और मुझे दिख जाता है, तो बातचीत बंद कर दो। कहाँ वो फर्स्ट यूनिट मैंने स्टार्ट किया था जब कोरोना काल शुरू हो गया। इलेक्ट्रोस्टैट मैंने क्लास में EF1 में पढ़ाना शुरू किया था। एक ही क्लास लिया था बस, इलेक्ट्रोस्टैट कहा था और कहानी। उसके बाद से जो बंदी शुरू हुई सो आज तक कितनी लंबी जर्नी के बाद क्लासेज ओपन हुई और ये अभी देखिए हम लोग आखिरी यूनिट पे आ गए। इस यूनिट के बाद फिर आप लोग की भीगी पलकें हो जाएंगी, है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो 12th का तो आपका भीगी पलके हो ही गया, बचा हुआ तो अपना चलता रहेगा। हो गया बिल्कुल। लिखिए बेटा, लिखिए चाचा, लिखिए 5th पॉइंट लिखिएगा, द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन। 5th पॉइंट लिखिएगा, द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज टेकन टू बी ज़ीरो। द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन is taken to be zero. The rest mass of a photon is taken to be zero. फोटोन का रेस्ट मास क्या लिया गया बेटा? जीरो लिया गया है। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो देखो देखो, क्यों जीरो लिया गया है? क्योंकि अगर कोई रेस्ट मास होगा तो इसका मास आइंस्टीन के अनुसार इनफाइनाइट होगा। तो लिखिएगा उसी लाइन में लिखिएगा कि if photon having some rest mass, if photon having some rest mass, then according to Einstein's theory of relativity, then according to Einstein's theory of relativity, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ये देखो, ये पहले लिखो, ये m = m0, केवल ये लिखना है m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। और फिर उसके नीचे इफ v = c, m टेंड्स टू इन्फिनिटी, if v = c, m टेंड्स टू इन्फिनिटी। उसके नीचे लिखिएगा, ये लिख लिया, m टेंड्स टू, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अगर कोई रेस्ट मास है और अगर वो c की स्पीड से चल रहा है तो मास क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो इसके नीचे लिखिएगा विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। So the rest mass of photon is taken to be zero. So the rest mass of photon is taken to be zero. उसके नीचे लाइन चेंज करके लिखेगा बेटा, the mass of photon is defined as, the mass of photon is defined as, और लाइन चेंज करके लिखेगा E = mc², E = mc²। तो मास बराबर होगा फोटोन की एनर्जी अपॉन स्पीड का स्क्वायर। भाई बातें नहीं बोलो, थोड़ा थोड़ा समझ में आया बच्चों? एकदम से आसान है यार। E = mc² से फोटोन का मास बताया गया, बात खत्म हो गई। को बोले रेस्ट मास क्या होता है? आंसर क्या देना है? 0। बोलो क्लियर है? चलो मिटाते हैं बेटा, लिख लो इसे। कौन है? हाँ नहीं, ये गलत बात है। ये रेस्ट मास नहीं है, बस फोटोन की एनर्जी मालूम रहेगा, c² से डिवाइड करोगी तो वो मास आ जाएगा, बट दिस इज नॉट द रेस्ट मास। देखिए सभी लोग, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, 6वीं बात सुनो सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, मैं बोलना चाहता हूँ बेटा, इधर सुनो, मुझे बोलने देना।
मान लो बेटा ये सरफेस है, ध्यान देना। अगर मैं बोलूं कि लाइट इस पे गिर रही है ऐसे, और लाइट जब गिरती है तो ये सरफेस कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, कंप्लीट एब्जॉर्बर, लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बोलेगा बताओ अगर W पावर की लाइट है, पावर इज W, और परपेंडिकुलरली गिर रही है, तो बोलेगा फोर्स कितना लगेगा बताओ सरफेस पे। फोर्स एक्सर्टेड ऑन सरफेस, फोर्स एक्सर्टेड ऑन सरफेस। देखो बेटा, देखो देखो, फोर्स एक्सर्टेड ऑन सरफेस, सरफेस पर कितना फोर्स लगेगा लाइट जब गिरेगा तो हम बोलेंगे देखो सर बहुत सिंपल है। चलिए फोटॉन को एक गेंद की तरह पकड़ लेते हैं। फोटॉन का मोमेंटम है p। सोचिए p मोमेंटम से फोटॉन, एक पार्टिकल पकड़ो पहले, ये फोटॉन आया और टकराने के बाद रुक गया। जब रुक गया तो क्या फोटॉन में चेंज हुआ? तो यस सर चेंज हुआ, क्योंकि रुक गया तो मोमेंटम में चेंज हुआ। तो हम क्या करते हैं इसमें चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p सॉल्व करेंगे। सुनना पहले ध्यान से बच्चों। तो चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा p, एक फोटॉन के टकराने से मोमेंटम में चेंज p होगा। कैसे? p से आया और 0 हो गया तो p माइनस 0 p ही तो आएगा। और मान लो 1 सेकंड में n फोटॉन टकरा रहे हैं, कितने टकरा रहे हैं 1 सेकंड में? n फोटॉन आके गिर रहे हैं, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे इन 1 सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड है बेटा, 1 सेकेंड में। बोलो क्लियर है? यही ना है, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड एनपी। तो सो फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम डेल्टा p अपॉन टाइम। तो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में अब f इज इक्वल टू डेल्टा p की वैल्यू कितना? np। p की वैल्यू कितना होता है? h बाई लैम्डा। अरे यार जानते हैं मोमेंटम h बाई लैम्डा, अभी तो बताया था। अब c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो hc बाई लैम्डा इज व्हाट? एनर्जी, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन अपॉन c। अच्छा बेटा एक बात बताओ, पढ़े लिखे हो, एक फोटॉन की एनर्जी है, मान लो 1 सेकंड में n फोटॉन आ रहे हैं, n से मल्टीप्लाई करने में पूरी लाइट की एनर्जी आ जाती है। और 1 सेकंड में जो एनर्जी होती है उसे पावर बोलते हैं। पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी एनर्जी इन 1 सेकेंड, एनर्जी इन 1 सेकेंड, इसी को बोलते हैं ना। तो सोचो n इज द 1 सेकेंड में फोटॉन, n मतलब 1 सेकेंड में जो फोटॉन गिर रहा है, सब 1 सेकेंड में चल रहा है। 1 सेकेंड में जो टोटल लाइट की एनर्जी उसे क्या बोलेंगे? पावर, W बाई सी। यहां पे आंसर देंगे सर W बाई सी होगा। जब कंप्लीट एब्जॉर्ब होगा तो जितनी पावर की लाइट गिर रही है उसमें c से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। बड़ा दुख है भाई, बड़ा परेशानी बहुत है यार, बड़ा पहुँचो पहुँचो। क्या बात है यार, बड़े स्मार्ट हो यार तुम, शानदार बात बता दी। बस वही लिखना है अगली बार। घबराना नहीं बच्चों, सब अच्छा होगा। घबराहट में उठाया गया हर कदम गलत होता है। शांत शांत। क्या हुआ बेटा? ये सो क्यों रहा है? तबीयत खराब है क्या इसकी? क्या हो गया? मेडिसिन ले लो जाकर, मेडिसिन। सिर दर्द कर रहा है क्या तुम्हारे? आज जल्दी उठ गया? सिर दर्द अगर कर रहा है बेटा तो जाके ऑफिस से मेडिसिन ले लो, और नहीं तो फिर सो जाओ। चलो कोई बात नहीं। पर डरना नहीं भाई, पढ़ाई का गम है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बात हमेशा याद रखिए। पढ़ाई का, हाँ जाओ जाओ। किसी को अगर पढ़ाई का गम है तो भैया फिर उस गम को तो आपको ही झेलना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकते। हो गया?
प्यारे बच्चों, अब तुम अपना अपना देख लो, बैलो बच्चे, आराम से आराम से आराम से। व्यर्थ है बच्चों। बहुत पहले लेते थे। हाँ हाँ, बताया तो था। क्या बात कर रहे हो? गतांश जो है 2 दिन आया था, बोला तुमको पढ़ाना नहीं आता है, और क्या। हाँ, 2-3 बच्चे मुझे बोल रहे थे रहने दो सर, तुमसे ना हो पाएगा। मैं कोई बात नहीं यार, नहीं हो पाएगा। कौन बोला था? गतांश? नहीं, गतांश नहीं तो बोला था। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है, उससे हम चार्ज पता करते हैं, नेचर ऑफ चार्ज। 2 लीफ होती है गोल्ड की, पतली सी पत्ती। लाइक चार्ज रहेगी तो ऐसे फैलेगी, अनलाइक रहेगी तो अट्रैक्ट होगी। पूछा नहीं जाता है, गोल्ड लीफ पे तो क्वेश्चन ही नहीं आने, क्वेश्चन ही बंद हो गया। नहीं, हाँ वो बात तो सही कर रहे हो। वो पता लगाना होता है कि अनलाइक चार्जेज आ रहे हैं कि लाइक चार्जेज आ रहे हैं। अनलाइक चार्जेज होते हैं तो अंदर की तरफ आता है, लाइक चार्जेज आते हैं ना तो फैलता है। एक ही रहेगा। हाँ, दोनों लीफ पे चार्ज एक रहेगा। ऐसे होता है ना, ये ऐसे प्लस प्लस है। अगर प्लस आता है, अगर प्लस आता है तो ये बाहर जाएगा। अब माइनस आता है अगर, तो अंदर आता है, कन्वर्ज होता है। माइनस जो है प्लस को खींचेगा तो प्लस इधर आएगा, तो प्लस इधर से कम होता है तो अंदर आता है। ये गोल्ड लीफ अब नहीं पूछते हैं ना, गोल्ड लीफ अब नहीं पूछते हैं क्वेश्चन। मिटा दे बच्चों। अच्छा बेटा, इसी में मान लो प्यारे बच्चों, अगर यही सरफेस पर मैं बोलता कि कंप्लीट रिफ्लेक्टर है, यानी जो भी लाइट आएगी वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और पावर इज W, W पावर की लाइट आ रही है बच्चों। है भाई, शांत रहना। तो W पावर की लाइट आ रही है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस। तो जानते हो बेटा, जैसे एक बॉल ऐसे आती है और सरफेस पे से टकरा के बाउंस हो जाती है, रिफ्लेक्टर अगर होता है वो उतना ही स्पीड से बाउंस होगी। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड उतना ही मैग्नीट्यूड से बाउंस हो जाएगा। तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो 2p होता है। और मान लो 1 सेकंड में n फोटोन टकरा रहा है तो n इंटू 2p। ये 2p समझ में आ रहा है? आ जाओ आ जाओ। मैं तो जानता हूँ आप सभी लोगों को बेटा, ये 2p में तो अभी पूछना शुरू करो, कहाँ से आया बेटा 2p? p से टकराया, p से लौट गया, तो चेंज मोमेंटम तो 0 हो गया। p से आया, p से लौट गया, है ना, 0 हुआ ना, है लड़की? एक सेकंड बात कर लो, खड़े हो जाओ बेटा। मैं टेढ़ा नहीं देखता। हाँ हाँ, तुम्हीं से बोल रहा हूँ बेटा। चेंज मोमेंटम 0 होगा कि नहीं होगा? p से आया, p से लौटा, होगा कि नहीं होगा? ऐसे ऐसे जो कर रही हो उसमें सहमति दे रही हो कि ना कर रही हो? क्या कर रही हो? आसपास वाले लोग बोलो बोलो ताकि वो सुन सके। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो चेंज मोमेंटम क्या होगा? p से आया, p से लौटा, चेंज मोमेंटम कितना होगा? 0 नहीं होगा ना, 2p होगा, है ना? पक्का ना? मुकर तो नहीं जाओगी बाद में? 0 होगा। बैठ जाओ। एक्सप्लेन कर पाओगे 2p क्यों हुआ? ये मत बोलना सर। 1000 साल पूर्व पहले हम 11th में हुआ करते थे, जिसमें कि माइक्रो सेकंड में वेक्टर पढ़ लिए थे। आपने पढ़ा था? आप 11th में यहाँ थी? वेक्टर नामक एक चैप्टर था, पढ़ा था आपने? अच्छा, 2p अब एक्सप्लेन कर पाओगी? बेटा तुम्हें बोलना पड़ेगा। चलो, 2p कैसे आया? अगर तुम्हारा खुद का आंसर होता ना तो तुम्हारे चेहरे पे कॉन्फिडेंस नज़र आता,
लेकिन तुमने सुनी सुनाई बातें कर दी, टूपी टूपी टूपी, तो तुम्हें बोले टूपी होगा, जीरो नहीं होगा, सब बोले टूपी टूपी ही होगा। अब बोलो एक्सप्लेन करो। फैल गया रायता, मुझे समझ में आ रहा था बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ। टूपी कौन कौन बता सकते हैं? देखिए इतना ही लोग हैं जिनको टूपी समझ में आ रहा है। तुम बताओ। ए सुनो, ए शांत, हाँ अरे अरे बात तो सही है यार, ये तो ऐसी बात करता है जो आईएसबीटी को खोके बैठा रहता है कि देख भाई -10 जीरो हो गया 10, अभी 0 10 हो गया, क्या टड्डी है जाओ। अबे पढ़े लिखे साइंस के स्टूडेंट है भाई, तरीके से बोल। ये क्या बात हो गई भाई? ऐसे तो तू फिर तो मैं एंगल दूंगा तो बता ही नहीं पाएगा कि सर आओ थीटा एंगल पे अब तू चेंज इन मोमेंटम है, तो तेरा तो रायता ही फैल जाएगा। साइंस का कैंडिडेट है यार, ठीक से बोल। बोलो कि सर चेंज इन मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमेशा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है, बकवास नहीं करो। फाइनल मोमेंटम सर टकराने के बाद ऊपर की तरफ होगा, ऊपर वाला कोई डायरेक्शन सपोज कर लो प्लस या माइनस, तो फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड p और ऊपर की तरफ प्लस मान लीजिए या चलो माइनस मान लेते हैं। बोल रहा है सर ऊपर माइनस मान लो इनिशियली, और इनिशियली किधर है? नीचे की तरफ। ऊपर अगर माइनस माने हो तो नीचे प्लस होगा, ठीक है ना? तो प्लस p माइनस p और माइनस p -2p, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 2p हुआ और डायरेक्शन माइनस का ऊपर की तरफ हुआ। हो गया सिंपल। तुमने जो कहानी बताई बेटा मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया यार। बैठ जाओ बैठ जाओ यार। तुम आईआईटी की प्रिपरेशन करोगे मेडिकल की? आईआईटी के ऐसे थोड़ी ना बोले, ठीक से बोला करो। पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो होता है ना, जो शुरुआत से बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहा है ना, उसका जवाब इस तरह से आना चाहिए था ना। देखिए ए शांत, और एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड जो आके गिर रहा है, इंसिडेंट फोटॉन। तो फोर्स क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, तो n इंटू 2p और टाइम 1 सेकेंड है। अब मोमेंटम क्या होता है? h बाई लैम्डा होता है। h बाई लैम्डा c से मल्टीप्लाई डिवाइड करना हम लोग ना भूलें। और देखो n इंटू एच सी बाई लैम्डा w हो जाएगा। क्यों होगा w? क्योंकि 1 सेकेंड में नंबर ऑफ फोटॉन है। एच सी बाई लैम्डा एक फोटॉन की एनर्जी में n का मल्टीप्लाई करोगे तो पावर आ जाएगा। 1 सेकेंड में कितना एनर्जी आ रहा? पावर। तो w उसको लिख रहे हैं वॉट w, पावर को w से लिख रहे हैं, p से नहीं लिख रहे हैं। वरना मोमेंटम भी p से, पावर भी p से, तो तुम बोलते कौन सा p क्या है, इसे w से लिख दिया। बोलो क्लियर? तो 2w/c। पहुँचो। अरे यार प्लीज़ शांत रह लो यार, थोड़ा सा बोलते हो क्या फ़ायदा। चाचा आप ही क्लास है, समझ में आती है, बाकी कोई क्लास समझ में नहीं आती। अच्छा, आलम सर तो जान पहचान के हैं, बाकी लोग तो भी जान पहचान के हैं। हाँ सर, लेकिन क्लास में ध्यान देते हैं सर। कम्युनिकेशन लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत आती होगी। कम्युनिकेशन नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, हिलती रहती है लीड, आवाज़ पूरी वीक हो जाती है 15-20 सेकंड के लिए। और तेरी, अच्छा अच्छा, ये मेरे अपने कैमरे से हो रहा है। नहीं सर, लीड सर फिक्स भी सही से हो जाती है। हाँ, ओप्पो F19 है बेटा। बोल तो ऐसे रही जैसे चाइना का है, बिना चाइना के काम भी नहीं चल रहा है। अच्छा, लोग चाइना को ऐसे सोचता है ना जैसे कि चाइना ना छोटा सा नेपाल है। 16 ट्रिलियन पता है? 16 ट्रिलियन है उसकी इकोनॉमी। हम लोग की तो 3 ट्रिलियनर थी, अब तो ज़रा डाउन भी हो गया। उसका 16 ट्रिलियन है, पैसा बोलता है। ये तो वही हुआ जैसे यहाँ बलूनी क्लासेस में एक बच्चा बाहर जाकर बोलता मैं नहीं पढ़ूंगा कोचिंग में, तो मत पढ़, फर्क क्या पड़ता है भाई, बहुत बच्चा है यहाँ। तो हम दिवाली में वहाँ नहीं लिए झालर, तो हमको लगा कि चाइना की इकोनॉमी गिर जाएगी। अरे 16 ट्रिलियन है भाई, 2-4-10 लाख रुपया 50 करोड़ नहीं बिकेगा ना, मत बिके। वो पूरे विश्व में बिजनेस करता है, भारत भरोसे थोड़ी ना है।
हाँ भाई, हो गया? मिटा दें? देखिए बेटा शांत, बेटा शांत प्लीज। देखिए 7वीं बात बेटा, आठवीं बात है, कोई बात नहीं, आप आज 7वीं करो या 8वीं करो, ऐसा थोड़ी ना है। नीट वाला या आईटी वाला बोलेगा 8वीं बात है तो 7वीं क्यों लिखा है? अच्छा कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला, या नोट्स कॉपी सीबीएसई वाले चेक नहीं करेंगे, चिंता मत करो। अच्छा चलो चलो 7वीं लिख लो या 8वीं लिख लो, लिख लिया? ओके, बस सुनो ध्यान से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सीखो बेटा। सुनो, अब यहां पर इस चैप्टर में अक्सर इंटेंसिटी की बातें होंगी। इंटेंसिटी, देखिए अक्सर इंटेंसिटी की बातें होंगी, तो मैं आपको पहले बता देता हूं इंटेंसिटी। सुन लो ये, सुन लो सुन लो। अगर कभी भी इंटेंसिटी की बातें होंगी तो हम लोग कैसे करेंगे ये सुनिए। इंटेंसिटी होता है एनर्जी इंसिडेंट परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पहले सुनो, इंटेंसिटी मतलब होता है एनर्जी इंसिडेंट परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पहले तो बेटा इंटेंसिटी की डेफिनेशन है एनर्जी इंसिडेंट परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट जो होगी इसकी बेटा, एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर और टाइम का सेकेंड। देखिए जूल पर सेकेंड को कहते हैं वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर। सुनो पहले, फिर बेटा अगर कभी भी पॉइंट सोर्स की वजह से इंटेंसिटी बोले कि ड्यू टू पॉइंट सोर्स, सुनना ध्यान से, ड्यू टू पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स की वजह से इंटेंसिटी कहा जाए, अक्सर ज़रूरत पड़ेगा। जैसे देखिए पॉइंट सोर्स है, इससे इंटेंसिटी मुझे कैलकुलेट करना है, आर डिस्टेंस पर यहाँ पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो हम इसे सेंटर मानते हुए और डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए कि स्फेयर बनाएंगे। हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो लग रहा है सर्कल, लेकिन है क्या ये? स्फेयर, फुटबॉल है ना, जिसके सेंटर पे ये सोर्स है। यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो इस स्फेयर के अंदर वाले सरफेस पे गिरेगी, परपेंडिकुलरली गिरेगी, क्योंकि रेडियस रेडियली आ रही है, रेडियस के लॉन्ग आ रही है और सरफेस पर परपेंडिकुलरली गिर रही है। तो ये स्फेयर है बेटा और इसके सेंटर पे ये सोर्स है और ये रेडियली एनर्जी गिर रही है। तो मुझसे कहेगा इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, तो इंटेंसिटी का डेफिनेशन होता है एनर्जी इंसिडेंट परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर बोलते हैं। अच्छा सोचो, अगर मैं बोलूं कि ये P पावर का सोर्स है, जैसे 100 वाट का 500 वाट का दिया जाएगा, तो बोलेंगे 1 सेकंड में जितनी निकलेगी उतना 1 सेकंड में यहाँ गिरेगा। तो यानी यहाँ से बेटा 1 सेकंड में जितनी एनर्जी निकलेगी वही 1 सेकंड में यहाँ गिरेगी। 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है? P। पावर का मतलब 1 सेकंड में एनर्जी, पावर का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में एनर्जी। तो 1 सेकंड में P निकलेगी और 1 सेकंड में P गिरेगी, तो P एनर्जी अपॉन टाइम को P लिख दिया। और एरिया, सरफेस एरिया जिस पर गिर रही है, क्योंकि स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। तो आपको सबसे पहले तो इंटेंसिटी किसी पॉइंट सोर्स की वजह से याद रखना है P/4πr²। ये बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, सवाल आएगा उस दिन ही हमारी याद आएगी, यहाँ सर ने कराया तो था लेकिन हम बातचीत में मुंडी पीछे करने में रह गए। इंटेंसिटी जो होता है बेटा वो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे सवाल अक्सर कभी कभी आ जाएगा कि S सोर्स से r डिस्टेंस पे यहाँ इंटेंसिटी आई है, तो 2r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करो। तो पॉइंट सोर्स देखते ही तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए इंटेंसिटी r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी आई है और 2r डिस्टेंस पे i डैश है, जब i है तो डिस्टेंस कितना है? r, इन्वर्स में यानी r² नीचे, और i डैश है तो डिस्टेंस ऊपर रखना होगा। 2r का स्क्वायर कितना होगा? 4r²। तो i डैश की वैल्यू हो गया i/4, यानी इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? पहुँचो।
घर पे रिवीजन जरूर करना, ठीक है, वरना सब उड़ जाएगा दिमाग से, पता नहीं क्या पढ़े थे आज। मिटाएं, छोड़ दो बच्चों। बेचारा कुछ लोग तो आता है सो जाता है, ले देखो वो बहुत देर से बेचारा खराटे मार रहा होगा, सुनोगे तो खराटे मारता हुआ नज़र आएगा। तो सोया, वो बहुत देर से सोया भाई, वो आईआईटी के सपने देख रहा होगा, आईआईटी दिल्ली में घूम रहा होगा वो। अच्छा भैया देखो कैसे सो गया बेचारा एकदम बिल्कुल। अब तो सोएगा तो शाम को उठेगा, उसे ब्रश व्रश करवाना पड़ेगा। ब्रश व्रश कर लो बेटा तुम। मिटा दें, मिटा दें। देखिए देखिए, छोड़िए छोड़िए, अरे बेचारे को सोने दीजिए। कहीं ना कहीं तो जब पहुंच गया ना भाई, ज़रूरी है कि हम रियलिटी में वहीं पहुंच जाएं। सपने में तो पहुंचा जा सकता है। देखिए अच्छा बेटा, ड्यू टू लाइन सोर्स, पॉइंट सोर्स की वजह से इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लाइन सोर्स की वजह से, अगर बेटा इनफाइनाइट लेंथ का लाइन सोर्स है और बेटा मान लीजिए यूनिट लेंथ में पी पावर है, पावर का मतलब हुआ पावर पर यूनिट लेंथ है। ये क्या है बेटा? पावर पर यूनिट लेंथ है, घबराना नहीं भाई। यानी यूनिट लेंथ में 10 जूल 1 सेकंड में निकल रहा है, ऐसे समझो। तो बेटा यहाँ पर हम ऐसे सिलेंडर बनाएंगे। आर डिस्टेंस पर मुझे इंटेंसिटी कह रहा था, तो मैंने क्या करा, आर को रेडियस मानते हुए एक सिलेंडर बना दिया एल लेंथ का, ठीक है। यहाँ पर इंटेंसिटी, तो जो लाइट ऐसे निकलेगा वो सरफेस पे परपेंडिकुलरली गिरेगा, तो इंटेंसिटी होगा पावर अपॉन टाइम। तो देखो अगर एल लेंथ का है तो यूनिट लेंथ में पी पावर है, तो एल लेंथ में कितना होगा पी एल। 1 सेकंड में पी एल एनर्जी निकलेगी और 1 सेकंड पी एल गिरेगी, तो सरफेस पर जो गिरेगी वो पी एल गिरेगी 1 सेकंड में एनर्जी। और पर यूनिट एरिया होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एल, तो इंटेंसिटी हो जाएगा P अपॉन 2 पाई आर। देखो बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, हमें इंटेंसिटी का ये पूरा फॉर्मूला लाइन सोर्स वाला ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमें ये ज़रूरत होगा कि इंटेंसिटी लाइन सोर्स में R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पॉइंट सोर्स में तो आपको ज़रूरत पड़ेगा P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर पूरा, वहाँ P पावर ऑफ द सोर्स है। यानी आपको वहाँ पर सुनेगा, इंडिया लिखने में बहुत बड़ा लेखक है भाई, वो एक अच्छा लेखक है, इसमें पूरा किताब छापने के लिए आया बैठा हुआ बैल। देखो तो पॉइंट सोर्स की वजह से इंटेंसिटी P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वो तो आपको पूरा याद रखना पड़ेगा।
जिसमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि इंटेंसिटी आर स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट इसमें लाइन सोर्स में ओनली हम लोग को यूज पड़ता है कि इंटेंसिटी आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आ रहा समझ में? यानी ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं यदा कदा बातचीत हो भी गई तो व्हाट इज पी, तो बोलते हैं यूनिट लेंथ में पावर है। यूनिट लेंथ में 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी निकल रही दैट इज यूनिट लेंथ में पावर ऑफ द सोर्स। ठीक है, यहां पर बेटा एक चीज और, अगर कभी भी ड्यू टू डिस्टेंट सोर्स कहे, ड्यू टू डिस्टेंट सोर्स, जैसे बेटा यही सोर्स बहुत दूर हो जाए, बहुत दूर, इसको डिस्टेंट बोलते हैं, नॉट डिस्टेंस, डिस्टेंट सोर्स, जैसे पॉइंट सोर्स हो गया, लाइन सोर्स हो गया, डिस्टेंट सोर्स होगा, तो वहाँ इंटेंसिटी आर की पावर 0 के डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब आर पर डिपेंड ही नहीं करेगा, इंटेंसिटी विल रिमेन सेम। इंटेंसिटी डिस्टेंस के बदलने से नहीं बदलेगा। सुनो ध्यान से, पॉइंट सोर्स में इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लाइन सोर्स में इंटेंसिटी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर डिस्टेंट सोर्स हो, जैसे कि ये वाला ही बहुत दूर हो जाए, अनंत पर पहुंचे हम, इन्फिनिटी पर बात करें, तो फिर इंटेंसिटी आर के बदलने से नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रही है? ये हमें पूछा जाता है, ये हमें ऑब्जेक्टिव में आएगा कि डिस्टेंट सोर्स कैसे इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो बोला आर की पावर 0 दैट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन आर। आ रहा समझ में? लिख लो। बातें नहीं भाई, अरे सब छोड़ दो भाई, छोड़ दो छोड़ दो। अरे हाँ समय बताओ यार, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा मुझे तो। अच्छा ठीक है। इंटेंसिटी समझ में आया बेटा? कल ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा, पता है ना आप सभी को। अब दो एक एक ऐसे चलेगा, जल्दी जल्दी चैप्टर फिनिश हो जाएगा ये। बस आखिरी के 2 चैप्टर ही उसमें लगेगा 4 दिन ऐसे करके, बाकी सब जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगले सैटरडे तक फिनिश, इस सैटरडे छोड़ के अगले सैटरडे। अरे आराम से बेटा, आराम से। न्यूमेरिकल भी बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। मुश्किल आते हैं, प्रैक्टिस लैक ऑफ की वजह से थोड़ा सा एक आया नहीं वैसा। हो गया बेटा? लिखो एकदम तबीयत से लिखो, ढंग से। कुछ लोग बेचारे नाक मुंह बना रहे हैं, अभी 10 मिनट बाकी है। कम वक्त। हाँ, तो आर के साथ नहीं बदलेगा। हाँ, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट चलेगी बिल्कुल। ए शांत, रुक जाओ। तो दीदी कितना खुश हो रही है। अरे 2 तरह के लोग होते हैं, परेशानी में आ तो रोते या परेशानी में हंसने लगते हैं। वो कौन था, वो मुन्ना भाई MBBS में वो कौन था, वो डॉक्टर उस्ता नहीं, वो क्या नाम था, डीन का, वो डीन का जो भी नाम था, कब तो जब भी उसको टेंशन होती तो हंसने लगता था। एक अस्थाना, डॉक्टर अस्थाना, वाह खूब। तो डॉक्टर अस्थाना बेचारा वो अपना जब भी टेंशन होता तो हंसने लगता था। एक कम वक़्त ये अच्छा भी है बेटा, जब भी अंदर से कुछ टेंशन हो तो हंसना चाहिए। मिटा दे, लिखिएगा बेटा हेडलाइन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, नहीं पहले लिखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी। शांत,
बेटा बात नहीं करो यार। थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन इसको बोलते बेटा। कुछ लोग को बाहर भगाएंगे ना तो सब सन्नाटे में आ जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया से फिर पढ़ लेंगे। देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी या जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, बहुत ही सिंपल कहानी है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। देखो बेटा देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है बेटा, जैसे या वर्क फंक्शन क्या है, जैसे मेटल का सरफेस है तो हर सरफेस का, हर मेटेलिक सरफेस का अपना एक वर्क फंक्शन होता है। सोडियम प्लेट हो, सीजियम प्लेट हो, जो भी है, जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है। अब लोहे का ला के रखोगे तो नहीं होगा, फोटो सेंसिटिव प्लेट होना चाहिए कि लाइट वाइट गिराए तो कछु उस पर असर पड़े। तो फोटो सेंसिटिव प्लेट ले आइए और उस पर लाइट गिराते तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे मौजूद है, देखिए तो यहाँ पर बेटा जब हम इस पे लाइट गिराते हैं, प्लीज़ ज़रा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब हम इस मेटल सरफेस पे लाइट गिराते हैं तो सरफेस पर मौजूद इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इजेक्ट हो जाता है। एक मिनट सुनिएगा ध्यान से। क्या होता है बेटा कि यहाँ पर जब लाइट गिर रही है तो इसको नया नज़रिए से देखो। क्या नज़रिया, ये सुनो, जब लाइट गिर रही है तो समझना फोटोन गिर रहे हैं। फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये कहा गया बेटा कि जैसे ये फोटोन है, ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, एक टाइम पर एक ही फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, ऐसा नहीं हो कि एक ही समय में दो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, नहीं। क्या होता है कि ये फोटोन, ये वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो एक टाइम पे एक ही फोटोन एब्जॉर्ब होता, दो फोटोन या मतलब एक से ज़्यादा फोटोन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो जब जो फोटोन जिस इलेक्ट्रॉन भी गिरेगा वो पूरा का पूरा एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगा, जिसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। यानी जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन होगा। कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन, दो बॉडी टकराए तो चिपक जाते हैं, साथ चलते हैं, एकदम वही लगेगा, पूरा फोटोन एब्जॉर्ब होगा। तो अगर बोलेगा आपसे कि जब लाइट गिर रहा है मेटल की सरफेस पर तो यानी फोटोन गिर रहा है और वो फोटोन इलेक्ट्रॉन पे गिरेंगे, तो फोटोन इलेक्ट्रॉन में कैसा कोलिजन होगा, तो हम बोलते हैं वो फोटोन जो होगा इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। और जब सोचो ये पूरा जो फोटोन की एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, एकदम कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक, एब्जॉर्ब हो गया। अब क्या होता है बेटा कि मेटल की सरफेस को छोड़ने के लिए देयर इज सम रिक्वायर्ड एनर्जी। ऐसा कभी सुना है आपने कि जैसे ये कोई वायर है, मेटल वायर है, अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मैंने ऐसे कैंची से काट दिया, काटा तो तार टूट गया, तार कट गया, तार कटा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो तेज गति चल रहे थे वो गिर गए, फटाक से गिर गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गिर गए। अरे भाई साहब मेटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा, क्योंकि तार काटा तो सब इलेक्ट्रॉन गिर गए। अरे तुमको इलेक्ट्रॉन चुन के भरना पड़ेगा कि चलो भाई भर दो ताकि फिर करंट पास हो सके। ऐसा होता है क्या? नहीं ना होता है कि तार काटे और इलेक्ट्रॉन गिर गया, नहीं होता है। कारण क्योंकि इस मेटल की सरफेस को छोड़ने के लिए उसे एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। वो मेटल के अंदर ही रहेगा, सरफेस के अंदर ही रहेगा, जिगजैग पाथ पे रैंडम मोशन करता रहेगा बराबर, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं होगी, इतनी स्पीड नहीं होगी कि वो मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाए, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें, एनर्जी इतनी नहीं है। वो मेटल की सरफेस पे आके टकराएगा, माथा पीट के फिर अंदर ही रह जाएगा कि हमको बाहर नहीं निकलने दे रहा है। अब मेटल का सरफेस बोलेगा बेटा जिस दिन तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी उस दिन तुम मेरे से बात करिए, हम तुम्हें जाने देंगे बाहर, टेंशन मत ले। क्योंकि जैसी वो मेटल की सरफेस से, अब सोचो लैटिस है, जैसे जाल होता है, छेद है, अरे भाई निकल जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ओ बोलो अरे छेद ये मिल गया, आर पार जाल होता है ना, आर पार, और निकलो, जैसे निकलता है बस ये लैटिस हो जाती पॉजिटिवली चार्ज, वो खींच के वापस अंदर। चल बे कहाँ जा रहा है, चलो अंदर रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन हल्का से निकलता है फटाक से अंदर, ओ भाई पॉजिटिव चार्ज हो गए हम तो ये पॉजिटिव चार्ज खींच लेते उसे। सुनिए
जानते हैं ना, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आया बस पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, खींच लेता है अंदर। तो इट रिक्वायर्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होता है। इतना ज़्यादा स्पीड दे दो कि इतनी तेज़ी से गोली की रफ्तार से निकलेगी, जब तक लैटिस खींचेगा तब तक वो पार करो भाई, अब तुम खींचते रहना हमें, इतने ज़्यादा स्पीड हो गई कि हम निकल गए। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो ये इलेक्ट्रॉन भटक रहा है बेचारा, भटक रहा है, कोई तो दे एनर्जी। अब उसी समय लाइट गिरी, फोटोन आया, फोटोन धाड़ से इस पर गिरा, बोलो भाई क्या भाई, फटाक से एनर्जी मिला, बहुत सारी एनर्जी मिल गई। अरे कमाल हो गया भाई, एनर्जी मिल गई। और सोचो उसी समय, जिस समय इसको फोटोन मिला, एनर्जी पूरी मिली, उसी समय इलेक्ट्रॉन की स्पीड एकदम डायरेक्ट सामने थी, वेलोसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल सरफेस के बाहर की तरफ थी। क्योंकि डायरेक्शन हो सकता है, कोई ऐसा भागा भी तो हो सकता है कि जो कि मगर लौट रहा है, अब ऐसे लौट रहा है, फोटोन आके मारा उसको पीठ पर तो उसकी वेलोसिटी आगे हो गई। अब यार तुमको इधर होना चाहिए था, तुम निकल जाते, तो इधर हो जाओ अंदर, बेवकूफ, अब जाके टकरा टुकरा के एनर्जी खत्म। नहीं आ रहा समझ में? कुछ ऐसे लोग होते हैं, अब जैसे ये दीवार है, इसमें छेद है बहुत सारे, अब मान लो किसी का एकदम डायरेक्ट बाहर की तरफ है, उसी समय एकदम आया फोटोन, दाड़ से मारा, स्पीड एकदम 50 से 500 हो गई, ओ तेरी 500 हो गई, बोलो फटाक से बाहर निकल गया, अबे गायब हो गया वो। क्यों? उसके पास दो चीज़ें थी, किस्मत और मौका। किस्मत की फोटोन मिल गया और मौका सामने की तरफ वेलोसिटी था, दनादन भग गया। कोई थोड़ा टेढ़ा था, बोला कोई बात नहीं, निकल तो जाएंगे ही, 500 इसे मिला डायरेक्ट एकदम सामने की ओर, तो बहुत दूर भगेगा ये कोई बात नहीं, टेढ़ा ही सही, निकल तो जाएंगे ही, 500 है, बाहर निकल गए टेढ़े, कोई बात नहीं, चलो भाई। नहीं आ समझ में? और कोई ऐसा भागा होता है जिसका स्पीड वेलोसिटी अंदर की तरफ है, लो इसको मिल तो गया लेकिन मौका ही नहीं मिला, इसको फोटोन मिल गया, एक कम वक्त अब ले, तो स्पीड जाके क्या कर लेगा, अंदर जाके तोड़ फोड़ मचाएगा, जा कुछ कर ले। नहीं आया समझ में? यहाँ पर बेटा क्या होता है, लैटिस के सरफेस को छोड़ने के लिए, मेटल की सरफेस को छोड़ने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन? तो बोलते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। कम से कम जो एनर्जी चाहिए ताकि मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। लिखिए द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to eject an electron from the surface, from the metallic surface, is called work function, या इसे क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अक्सर जो मेटल का वर्क फंक्शन होता है बेटा, वो आप देखिएगा क्वेश्चन बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला यूनिट ज़्यादा यूज़ करते हैं। समय देखना हो गया? कितने बजे छोड़ना होता है? अच्छा 1 बजे, 5 मिनट है मतलब। पता है कितना लोग बेचारा बर्दाश्त करके बैठा हुआ है, अगर उसे ये पता चल जाए कि 10 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ाने वाले हैं, अरे भाई वो तो वहीं बेचारा बेंच पर से खड़े होकर कूद जाएगा, बोले ना कर चले हम फिदा जानो तन साथी हो। अब नहीं, ये गोले पे रहना ही नहीं है। आज ही जो है जापान वाला क्या 2 लाख करोड़ नहीं 2 करोड़ किलोमीटर दूर, 2 करोड़ किलोमीटर दूर से वहाँ से एक लेके आया है ऑब्जेक्ट। तुम लोग पता ही नहीं है, तुम लोग को क्या मतलब है भाई? 2 करोड़ 2 लाख बोल रहा, 2 करोड़ किलोमीटर दूर एक गैलेक्सी में ही कोई प्लैनेट होगा, पकड़ के चलो प्लैनेट, कोई सरफेस है जहाँ से वो मिट्टी खोद करके और लेके आया, ऑस्ट्रेलिया में वो लैंड किया है। वहाँ यान भेजा था, यान, हाँ वो रोबोट भेजा था, वो खोद के ले आया यहाँ पर। अब परीक्षण होगा कि भाई कहाँ से आया मिट्टी, कौन सा है इसमें तत्व है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, कहीं लाइफ तो नहीं है दूसरी जगह पर, वो सब रिसर्च होगा।
आज ही तो पेपर में आया एकदम ज़बरदस्त वाला, और न्यूज़ में घूम रहा है एकदम खूब। हाँ ये नहीं, न्यूज़ में तो आ रहा है। हो गया। लिखिए, इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन को फाई से दिखाते बेटा। किससे दिखाते हैं? क्लियर हुआ? अच्छा ध्यान से सुनिएगा, ये बेटा वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटल सरफेस। अगर मैं बोलूँ सोडियम का है तो पीला लाइट गिराओ, हरा लाइट गिराओ, लाल लाइट गिराओ, व्हाइट लाइट गिराओ, तो कोई मतलब नहीं भैया। मेटल की सरफेस छोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। जैसे टोल है, अब तुम हाईवे पे चलते हो टोल प्लाजा पे, अब तुम्हारी व्हाइट गाड़ी है तो थोड़ी ना 50 रुपया, लाल गाड़ी है तो 100 रुपया देना पड़ेगा। भैया तुम्हारी कोई भी कार हो, तुमको कार का जो टोल दिया लिखा हुआ है उतना देना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे नहीं मेरा तो जो है कार जो है वो हरा कलर का है, हम कैसे दे सकते हैं भाई, हरा के लिए तो 10 ही रुपया लगता है। टोल सभी कारों के लिए एक ही है। बात समझ में आ रही है? जस्ट लाइक दिस। बोलो क्लियर हो गया बेटा? लिखिए लाइन चेंज करके, इट इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक सरफेस। इट इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक सरफेस। इट इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक सरफेस। अगला हेडलाइन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हेडलाइन दे दो बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और करते हैं बाकी बातें अगले एपिसोड में। थैंक यू। अरे नहीं, समझाना पड़ेगा।